पंजाब को कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। ठीक है ना। इनका ये है, पहले मुझे बताया कि रॉलेट एक्ट 1919 इससे दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया। हो गया। पॉइंट नंबर 2, मैंने बताया कि इसका कारण क्या था। कानून, कोई कानून का पीछे एक पर्पस होता है, ठीक है ना, एक कारण होता है। ऐसे कानून कोई नहीं, कानून हमेशा रिक्वायरमेंट, या तो सरकार की रिक्वायरमेंट हो या तो जनता की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर सरकार को रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने कहा कि देश में क्रांतिकारी गतिविधियां विशेषकर बंगाल और पंजाब में को कैसे रोका जाए, यानी बंगाल और पंजाब में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन गतिविधियों को कैसे रोका जाए। ठीक है। और दूसरी इसी का पॉइंट ये है कि जो भारत के क्रांतिकारियों का संबंध सोवियत संघ और जर्मनी से था, उसको देखना कि कहीं उनसे कोई सहयोग तो नहीं मिल रहा है। यानी कि भारत के क्रांतिकारियों का जो संबंध है किससे, जर्मनी तथा सोवियत संघ से, उसको देखना, उसको चेक करना कि कहीं कोई संभव तो नहीं है। इसका ये उद्देश्य है। ठीक है ना। एक लाइन में अगर आपको मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि जो पूरे देश में विशेषकर बंगाल और पंजाब में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उनको कैसे रोका जाए। सरकार ने कहा कि इस पर कुछ विचार किया जाए। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। इसके लिए क्या बनाई गई, ये कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम क्या है, रॉलेट कमेटी। इसके लिए क्या बनाई गई, ये कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाई गई, इसे कहा गया क्या, रॉलेट कमेटी। क्या बनाई गई, रॉलेट कमेटी का नाम पीछे लिखवा चुका हूं। कब बनाई गई है, 1917 में बनाई गई। इसके कुल कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में इसमें भारतीय भी थे। ठीक है ना। कितने भारतीय थे, रॉलेट कमेटी बनाई गई थी। रॉलेट कमेटी में भारतीय थे कि नहीं थे, रॉलेट कमेटी में 2 भारतीय थे। ठीक है ना। इसकी कुल सदस्य संख्या थी 6, सदस्य संख्या थी इसकी 6। इसमें से 2 भारतीय थे। ठीक है। इसमें से 2 भारतीय थे। एक का नाम पीसी मित्तर था और सीवी कुमार स्वामी नाम था। पीसी मित्तर 2 सदस्य थे, पीसी मित्तर और दूसरे थे सीवी कुमार स्वामी, सीवी कुमार स्वामी। 2 भारतीयों के नाम। ठीक है। और जो रॉलेट है इनका नाम था सिडनी रॉलेट। पूरा नाम क्या था, सिडनी रॉलेट। ठीक है ना। अच्छा, अब ये 17 में हो गया। अब इन्होंने 18 में अपनी रिपोर्ट दे दी। क्या, 1918 में अपनी रिपोर्ट दे दी। 18 में रिपोर्ट आ गई। अब रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश की क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कड़े कानून की जरूरत है। इस कमेटी ने क्या कहा, एक कड़ा कानून बनाया जाए, एक कड़ा कानून बनाया जाए। इसका रिकमेंडेशन हो गया। क्या रिकमेंडेशन ने किया, हाँ, देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, ब्रिटेन के खिलाफ ऐसे बम फूट रहे हैं, लोग मार रहे हैं, इसीलिए ऐसे कोई सख्त कानून की जरूरत है। अब रिपोर्ट में आ गई। इस रिपोर्ट के आधार पर 1919 में यह कानून जो है, जो ऊपर लिखा है, में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। रॉलेट एक्ट को पास किया गया। लेकिन यह एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट इसलिए रखा गया कि रॉलेट इस कमेटी के, जिस कमेटी के कहने पर इस कानून को बनाया गया,
उनका नाम क्या था? रॉबर्ट, सिडनी रॉबर्ट। इसीलिए इस कानून को रॉबर्ट एक्ट कहा जाता है, उनके कहने पर बनाया गया। लेकिन इसका रॉबर्ट एक्ट असली नाम था नहीं, ठीक है? क्या नाम था असली नाम? अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1990, ये असली नाम इसका पूछा जाता है। एक एग्जाम में पूछा गया है रॉबर्ट एक्ट का असली नाम क्या है? रिवोल्यूशनरी एंड क्राइम्स। तो ये कानून है, और अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है ना? तो रॉबर्ट एक्ट का नाम मैंने उस दिन बताया था क्या? अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1990। तो रॉबर्ट एक्ट का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, पीछे आईएएस में भी पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया है। रॉबर्ट एक्ट का असली नाम क्या था, इसे क्यों बनाया गया, इसमें कितने सदस्य थे, इसमें कितने भारतीय थे तो इसमें कितने नाम थे, सारे क्वेश्चन इतना ही मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, अब ये एक्ट लागू हो गया। जब ये एक्ट को दिल्ली में पास किया गया तो उस समय इसका विरोध किया गया। विरोध करने वालों लिख लीजिएगा, इस कानून को जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया, इस कानून को जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया तब मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल, ये विट्ठल भाई पटेल जो थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, ठीक है ना? विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास शास्त्री तथा मजरूल हक ने इसका विरोध किया। मजरूल हक ने इसका विरोध किया। ठीक है, अब आगे है कि इस कानून का फिर विरोध किया गया। इस कानून के बारे में जो मैंने बताया कि इसे अंधा कानून, ब्लैक, इसे काला कानून भी कहा जाता है। किसे कहा? इसे काला कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है काला कानून? इसे ब्लैक लॉ क्यों कहा जाता है? काला कानून, कानून का मतलब होता है दूसरे के साथ में न्याय करना, अन्याय नहीं करना। और जिस कानून में किसी बात की सुनने की जगह नहीं, मैंने बताया काला कानून क्यों कहा जाता है कि पुलिस चाहे तो किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है ना? मैंने उसे लिखाया था आपको, पुलिस किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसे चाहे जब तक अनिश्चित काल तक उसे डिटेन कर सकती थी, रोक सकती थी। जैसे आजकल क्या व्यवस्था है कि अगर आपको पुलिस ने उठा लिया तो सबसे पहले आपको कुछ फंडामेंटल राइट दिया गया है, आप अपने चाहे तो घर पे या अपने वकील को तुरंत, पहले तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, अरेस्ट करने के पहले तो आपको रीज़न बताएगी। आप मांग सकते हो कि भाई हमको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो फिर अगर पुलिस नहीं बताते तो आप चाहे उसको कोऑपरेट नहीं कर सकते। पुलिस आपको पता है, रीज़न बताए कि ये रीज़न है इसलिए आपको अरेस्ट किया गया है। ओरली नहीं, लिखित होना चाहिए, ओरली नहीं। हालांकि लोग मानते हैं, ओरली मानते हैं, लेकिन लिखित होना चाहिए। अगर आपको पुलिस डिटेन कर रही है, डिटेन का मतलब थाने के बुलाना, और तो फिर आपको यह अधिकार है कि आप किसी भी अपने घर के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, घर के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, पुलिस या जो भी अपने वकील से बात कर सकते हैं, वह उसको डिनाई नहीं कर सकता है। ये नहीं कि नहीं आप बात नहीं कर सकते हैं, यह आपका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है सरकार ने दिया कि आप अपने वकील से, अपने घर के लोगों से इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इन्फॉर्म करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको उठा करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा।
मजिस्ट्रेट यानी सक्षम अधिकारी जो भी होगा, न्यायिक अधिकारी के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा इस व्यक्ति को मैंने इस कानून से उठाया हुआ है, और इसके बाद तो फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाती है। ये सिस्टम है, और उस समय भी था, ऐसा नहीं था। तो ब्लैक लॉ की पुलिस किसी भी व्यक्ति, चाहे किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, आपका बाल छिला गया है, आप गुंडा तरह दिख रहे हैं, अरे अच्छा बाल छिलवा घूम रहे हो, चलो आओ थाने, आ जाओ थाने, देखते हैं तुमको। और फिर थोड़ी सी अगर आपने बदमाशी से अगर बात किया दरोगा से, तो फिर दरोगा कहा कि इसको भेजो पहले थाने। अब 6 महीने के लिए फिर आप गए, 6 महीने के लिए गए, क्या रीज़न है कि हमको लगा कि आदमी संदेहास्पद है, बस यही रीज़न। और ठीक है, किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद होता क्या है कि उस जो मुकदमा होता है वो पहले छोटे कोर्ट से चलता है, लोअर कोर्ट से चलता है, तहसील पे चलेगा, फिर जिला पर चलेगा। इसमें यह कहा कि नहीं, इसके लिए सीधे आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट जाने के लिए शक के आधार पर आपको भेज दिया, फिर हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट की नॉर्मल सुनवाई नहीं होती थी, इसके लिए अलग से बेंच बनाई जाती थी, वो बेंच जल्दी बनती नहीं थी। अब तो एक मुकदमा की सुनवाई, सपोज कि कोई मान लीजिए यहाँ का केस हो गया, ऐसा केस हो गया, आपको जाना पड़ेगा इलाहाबाद, लखनऊ छोड़ दीजिए, लखनऊ नहीं बनाया। अब सोचिए, अब इलाहाबाद 6-7 महीना के पहले से कोई सुनवाई, पुलिस के पास असीमित अधिकार मिल गया किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, इसीलिए इसको काना कामा। गांधी जी ने क्या कहा, न अपील, न वकील, न दलील, न वकील, न अपील, न वकील, न दलील। आप अपील भी नहीं कर सकते हैं, वकील भी नहीं कर सकते हैं, और दलील भी नहीं दे सकते हैं, आप भी नहीं दे सकते, न अपील, न वकील, न दलील। इसीलिए इसे काला कानून कहा जाता है। मैंने बताया कि अब इस कानून का पूरे देश में विरोध लिखेगा कि रॉलेट एक्ट कानून का पूरे देश में विरोध। हो गया। अब पहले तो विरोध, सबसे पहले तो विरोध किया कांग्रेस ने। विरोध किसने किया, INC ने इसका विरोध नेतृत्व किया, और नेतृत्व में भी इसके लिए गांधी, अब यहाँ पर गांधी नेतृत्व में आ जाते हैं। ये जो विरोध किया गया, गांधी के नेतृत्व में इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। इसके लिए सत्याग्रह लीग का गठन किया गया बंबई में, सत्याग्रह लीग का गठन किया गया। लीग का गठन कहाँ किया गया, बंबई में किया गया, बंबई में किया गया। सत्याग्रह लीग का गठन कहाँ किया गया, बंबई में किया गया। और इसके लिए आंदोलन चलाने के लिए एक सत्याग्रह लीग का गठन किया गया, सत्याग्रह लीग का गठन किया गया, लीग का गठन किया गया। और पूरे देश में 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया, ठीक है ना। 6 अप्रैल को पूरे देश में क्या किया गया, हड़ताल का आयोजन किया गया, हड़ताल। ये पहला प्रयोग था। गांधी को देखिए कि क्या प्रयोग कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि पूरे देश में हड़ताल हो जाएगी। 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। और इसी समय
एक इनका समाचार पत्र था, गांधी जी ने समाचार पत्र निकाला, ठीक है ना। ये इन्होंने एक सत्याग्रही नामक एक पत्रिका निकाली। किसने? गांधी जी। सत्याग्रही नामक इन्होंने एक पत्रिका निकाली। सत्याग्रही नामक गांधी जी ने एक पत्रिका निकाली। ये मासिक पत्रिका थी, 1919 में निकाली गई पत्रिका है, 1919 में निकाली गई। इसके अलावा दो समाचार पत्र और भी निकाला गया। वो है, एक है यंग इंडिया और नवजीवन। ये गांधी जी का ही पत्र है, यंग इंडिया, इसी समय निकाला, यंग इंडिया तथा नवजीवन। ये दोनों समाचार पत्र थे गांधी जी के द्वारा। तो तीन हो गया, एक सत्याग्रही नामक पत्रिका और दूसरा यंग इंडिया, तीसरा नवजीवन है। ये साप्ताहिक साप्ताहिक थी। ये वीकली है, यंग इंडिया और नवजीवन दोनों ये वीकली मैगजीन, ये मतलब हफ्ते में एक बार निकलती थी। अच्छा, अब सबसे बड़ा इसका जो व्यापक असर पड़ा वो था कहाँ पे? पंजाब में। लिखिएगा ना, अब लिखिएगा, हेडलाइन डालिए अलग से कि पंजाब में रौलट एक्ट का विरोध। पंजाब में रौलट एक्ट का विरोध। पंजाब में रौलट एक्ट का विरोध। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो रौलट एक्ट का विरोध जो है कहाँ किया गया? पंजाब में किया गया। और वहाँ के दो सबसे बड़े नेता थे, क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ठीक है ना। यहाँ पंजाब के दो सबसे बड़े नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये दो पंजाब के सबसे बड़े नेता थे। तो आपको पता है कि जब कोई भी आंदोलन भड़कने का डर रहता है, सरकार, कोई भी सरकार है, उसको लगता है कि आंदोलन भड़कने का डर है, तो सबसे पहले क्या करती है? नेताओं को ही सबसे पहले गिरफ्तार करती है। तो पंजाब में उनको लगा कि आंदोलन सबसे प्रभावी था, जनता विरोध कर रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि इनको गिरफ्तार करवा लिया पुलिस ने, इनको गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन ये जनता को नहीं बताया कि ये गिरफ्तार करके हमने इनकाउंटर कर दिया है कि या कहाँ ले गए हैं। गिरफ्तार करने के बाद इनको नज़रबंद कर दिया कि कहाँ ले गए, ये जनता को भी विश्वास में नहीं लिया। तो जनता इससे और भी क्या हो गई? आक्रोशित हो गई। जनता को ये लगा कि ये लोग पकड़ के इनको ले गए हैं और कहीं टपका दिए, मार दिए। अगर ये जनता को बता दें कि इनको मैंने इनके घर में ही गिरफ्तार किया है, तो शायद इतना आक्रोश नहीं होता, लोगों को इतना गुस्सा नहीं आती। लेकिन जनता को इन्होंने नहीं बताया कि इनको हम उठा करके यहाँ पर, जैसे कि इमरान खान के बारे में कहानी चल रही है ना, इमरान खान के वहाँ के अडियाला जेल में बंद किया है, वो जिंदा है कि मुर्दा, इसके बारे में कुछ भी पता लोगों को, जनता को नहीं है। अगर ये बताया जाता कि नहीं इमरान खान जिंदा भी है, फोटो जारी की जाती, वीडियो जारी किया जाता, तो जनता उतना गुस्सा में नहीं होती। लेकिन कोई भी सूचना जनता के उनके बीच में नहीं है, क्योंकि बड़ा नेता है। उसी तरीके से पंजाब की घटना में ये दोनों बड़े बड़े नेता थे। ब्रिटेन की सरकार ने इनको गिरफ्तार तो किया, लेकिन जनता कुछ बताया नहीं, जनता समझ में नहीं पाई इनका हुआ कि नहीं हुआ। जनता आक्रोशित हो गई, पूरी एकदम रोड पर उतर गई जनता, डंडा झंडा लेकर के। जब आक्रोशित जनता हो गई तो वहाँ की सरकार ने यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया? मार्शल लॉ यहाँ पर लगा दिया। मार्शल लॉ का क्या होता है? मार्शल लॉ मार्शल लॉ, देखो, मार्शल लॉ होता है कि जब कोई भी कानून व्यवस्था पुलिस नियंत्रित करने में असफल हो जाए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई अयोध्या में बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पर डंडा चलता है, झंडा चला मान लीजिए, फिर पुलिस ने पानी चलाई, फिर जो गोली चलाई, और गोली चलाने के बाद भी स्थितियाँ नियंत्रण में नहीं आ पा रही।
मतलब कि गोलियां लोग मर रहे हैं, 10-20-50 लोग मर गए, फिर भी जनता को उतारू है। तब सरकार पुलिस कहती है कि भैया ये हमारे बस का नहीं है, वो हैंडओवर कर देती है। तब फिर बुलाई जाती है किसको? आर्मी। जब आर्मी बुलाई जाएगी तो सेना बनाई जाएगी, तो यहाँ सेना का कानून लग जाएगा, सेना का कानून। तो जो सेना का कानून है उसे कहा जाता है मार्शल लॉ, ठीक है ना। जो सेना का कानून होता है उसे कहा जाता है मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ के कुछ नियम होते हैं, मार्शल लॉ के कुछ नियम होते हैं। नियम तो ये होना चाहिए कि मार्शल लॉ लगने के पहले आप पूरी सबको पहले लाउड स्पीकर से बताइए पूरी कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और आपको अपने घरों से नहीं निकलना है, और निकलेंगे तो फिर गोली मार दी जाएगी। शूट एंड साइट होता है, इसमें आदेश होता है शूट एंड साइट। जो दिखा बताया जाता है कि रोड पर कोई आदमी दिखेगा नहीं, और दिखेगा तो उसको सीधे गोली मार दिया जाएगा, ये होता है। जैसे 91 का जो घटना हुई थी यहाँ पे, तो बम्बई में कर्फ्यू लगा था, वहाँ पर आर्मी बुला ली गई थी, CRPF लग गई थी। सीधा पहले वो पैरामिलिट्री को दिया जाता है ना, है बम ब्लास्ट वगैरह हुए थे ना, तो हाँ। तो हमारे गांव के एक आदमी थे, वो गए थे, दुर्भाग्य से गांव के हमारे आदमी थे, गए थे बम्बई। गांव के किसान आदमी थे, अपने बाप के लड़के से मिलने के लिए गए थे। अब गए तो वो फंस गए वहाँ पे, मतलब कि दंगा हो गया और उसमें अब कर्फ्यू लग गया और उसमें हैंडओवर हो गया, सीधे पैरामिलिट्री को हैंडओवर हो गया। अब वो गांव में जो 24 घंटा गांव में रहता हो, एक कोठरी में 24 घंटा बैठना है घर में। तो हुआ क्या कि घर में उनके लड़के उड़ के सो गए होंगे, वो अपना जो है झोला उठाए और बैग छोटा सा उठाए, पैसे डाले, सोचे कि बड़ा सुनसान दिख रहा है, तो गांव की तरह जैसे बढ़िया हो गया बम्बई। तो सोचे कि मटर लेके आते हैं, मटर का सीजन, तब तो मटर लेके थोड़ा आते हैं, बच्चे खाएंगे बैठ कर, घर दिन भर बैठे बैठे थक गए। अब उनको क्या पता कि यहाँ पर ऐसा कानून लगा हुआ, ऐसा होता है। गए अपना ऐसे आराम से टहलते, जैसे गाँव का आदमी धोती कुर्ता पहन के जाता है, गए अपना गुरु को बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, बीच में क्या है कि जगह जगह पर पुलिस ने बोरी खड़ा करके वहाँ पर वो पोजीशन लेके बैठे हुए थे, वो किसी को निकलने नहीं देना है। अब वो पुलिस वाले भी ऐसे हैं कि उनको हैंड्स अप नहीं बोलते हैं, हैंड्स अप। अब वो गांव का आदमी हैंड्स अप क्या पता कि हैंड्स अप क्या होता है, वो चिल्लाए, वो ऐसा कि नहीं उन्होंने गोली मारने के पहले बहुत बार चिल्लाया हैंड्स अप चिल्ला के बोले, तो हैंड्स अप जाने तब तो रिएक्ट करेंगे, वही या तो कहते कि भाई रुक जाइए नहीं गोली मार देंगे, ये आदेश था नहीं। वो सीधे अपना बंकर बना के बैठे थे, 4, 6, 10, 20 बार बोले, अनाउंस नहीं, कोई उनके ऊपर असर, उनको लगा कि बहुत बड़ा कोई आतंकवादी तो नहीं है, कि कोई असर इसके ऊपर नहीं हो रहा है। एक झोला भी साथ में था इनकी, ठीक है, वो मारे भी खोपड़ी और पूरी खोपड़ी की एकदम सीधे साधे गांव के बहुत अच्छे आदमी, जैसे नहीं होता है, संसार से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे आदमी मर गए बेचारे। ये होता है मार्शल लॉ, वो लोग किसी कुछ भी नहीं जानते ये दिन। तो मार्शल लॉ पर पूरे पंजाब में लगा दिया गया, और जब वहाँ पर लगाया गया तो अब यहाँ 2 बातों को लिखिएगा। वहाँ के जो पंजाब के गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर, इनका नाम था माइकल ओडायर। ये पंजाब के गवर्नर थे। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। क्या नाम था इनका? माइकल ओडायर। और जिस व्यक्ति ने गोली चलवाई थी वहां पर 13 अप्रैल, कौन सी घटना है? 13 अप्रैल 1919। जगह का नाम क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना है 13 अप्रैल। और इसी दिन बैसाखी का दिन भी था, तो कहा जाता है ये बैसाखी का दिन था। तो बैसाखी का दिन पंजाब में पंजाबियों के लिए, पंजाबी के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है बैसाखी का दिन, ठीक है ना। सबसे दिन बड़ा त्यौहार जो बैसाखी का दिन माना जाता है,
तो नेचुरली जलियांवाला बाग बहुत बड़ा बाग नहीं था, फिर भी इतना कॉलेज इतना कैंपस से बड़ा बड़ा ही रहा होगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर लोग जो है अपने बच्चों को लेकर के मेला देखने के लिए आ गए, मेला देखने के लिए। और कुछ उसमें ऐसे भी लोग थे जो कि राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, उनको एक लगा है कि जो है यहाँ पर चलेंगे, कुछ जो है लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और ये हो गया आपका पार्क, ये हो गया पार्क। इस पार्क के 4 दिशाओं में 4 गेट बने हुए थे और एक पूरी बाउंड्री बनी हुई थी पूरी चारों तरफ। और इस पार्क के अंदर वो इकट्ठा हुए और इकट्ठा इसमें ये ऊंची बाउंड्री चारों, इसमें से कोई निकल नहीं सकता था, ऊंची बाउंड्री थी, ये था। और यहाँ जिसने गोली चलवाई वो था, इसका नाम था रेजिनाल्ड डायर। क्या नाम था? रेजिनाल्ड डायर, रेजिनाल्ड डायर। रेजिनाल्ड डायर। ठीक है ना, रेजिनाल्ड डायर था। और वह एक सेना की टुकड़ी लेके आता है और ये जो टुकड़ी, जो सेना की जो टुकड़ी थी जिसने गोली चलाई थी, इस टुकड़ी में जो बटालियन जिसे कहा जाता था, इस बटालियन में ऐसा नहीं कि इसमें सिख नहीं थे, इसमें से जो जिसने फायरिंग किया था इसमें से एक टुकड़ी सिख टुकड़ी भी थी, सिख टुकड़ी थी बटालियन जिसने गोली चलवाई, ठीक है ना। इसके बाद गोरखा टुकड़ी थे, गोरखा टुकड़ी जिसने गोली चलाई। बलूची थे, बलूचिस्तान के रहने वाले बलूची टुकड़ी थी। फिर राजपूत टुकड़ी थी, राजपूत टुकड़ी। इसमें से 54 सिख रेजिमेंट। अब सोचिए, ये जो 54 सिख रेजिमेंट था इसको फायरिंग में शामिल था। 54 सिख रेजिमेंट का नाम है जो कि इसमें फायरिंग किया था इन्होंने। अब ये पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इकट्ठा होने के बाद रेजिनाल्ड अपनी ट्रूप्स को लेके आता है कि जिसने फायरिंग किया, राजपूत टुकड़ी, सिख टुकड़ी, गोरखा टुकड़ी, बलूची टुकड़ी, उसमें से जो सिख टुकड़ी थी उसका नाम था 54 सिख रेजिमेंट जिसने फायरिंग किया था, सबने किया था। और जब ये आते हैं तो पहले तो चारों जो गेट था, इन्होंने चारों गेट को क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद किया कैसे? बंदूकों से बंद कर दिया, ऐसे मशीन गन, उस तब तक मशीन गन आ चुकी थी उस समय, ठीक है ना। ईंट के बोरियों के माध्यम से पूरे चारों रास्तों को इन्होंने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद बिना किसी वार्निंग के गोली चलाने का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। तो पहली बात है, इसमें 2-3 खामियां हैं। पहली बात है कि जब मार्शल लॉ लगा हुआ है तो पूरे शहर को इसमें नहीं बताया गया कि यह मार्शल लॉ यहाँ पर लगा हुआ है। और मार्शल लॉ लगा है और आपको अपने घरों से नहीं निकलना है, आप असेंबलिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब 2-3-4 लोग आप इकट्ठा नहीं हो सकते। उसके लिए आपको अवकाश दिया जाएगा सब्जी खरीदने के लिए, पानी लेने के लिए, तभी आप निकल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकल सकते। पहली बात है, जनता को इसके लिए बताया नहीं गया, ट्रेन नहीं किया गया कि आपको मार्शल लॉ लगा हुआ, आप घरों से नहीं निकल सकते। मेला देखने की तो बहुत दूर की बात है। तीसरा, जब यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही थी तब भी नहीं रोका गया, या तब भी जो सिक्योरिटी के लोग रोकते नहीं, आप भीड़ यहाँ इकट्ठा नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं किया गया। और बस चारों तरफ से मशीन गन से इसको लॉक कर दिया गया। और गोली चलाने के पहले वार्निंग भी नहीं दी गई। गोली चलाने के पहले वार्निंग दी जाती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया ना, उन्होंने कहा कि सरेंडर सरेंडर ऐसे करके, हैंड्स अप, कुछ भी विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन, एकदम सीधे बस्ट फायर खोलना, बस्ट फायर एकदम सीधे। और ये लोग तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि इनके पास गोलियां खत्म नहीं हो, अनलिमिटेड फायर।
जब गोलियां खत्म हुई इनके पास, तब ये लोग अपने यहाँ से पोजीशन लेकर के यहाँ से गए। ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना मानी जाती है अपने आप में, ठीक है ना। तो ये होगा जो सरकारी रिकॉर्ड है जो ब्रिटेन ने माना, उसमें के अनुसार इसमें से 1000 लोग इसमें क्या हो गए, मारे। 1000 लोग मारे गए। जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है वो बताता है, ब्रिटेन मानना कि 1000 लोग मारे गए। बहुत लोगों का मानना है करीब 5000 6000 से कम लोग नहीं मारे गए होंगे, ठीक है ना। तो ये है। और इसके बाद फिर इसका नाम उनका होता है, उनका जो कि जिन्होंने बदला लिया था बाद में, क्या नाम था, ऊधम सिंह। हाँ, तो ऊधम सिंह की कहानी भी जुड़ी हुई यहाँ पर। ऊधम सिंह क्या था कि यहाँ कुआं था, मैंने बताया था आपको, शायद पढ़े होंगे, यहीं पर एक कुआं था और कुएं से वो पानी, छोटे बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, कुएं से वो पानी पिला रहे थे यहाँ पे। तो कुएं से पानी पिला रहे थे, तब तक की क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई। तो और उसी लाशों के बीच में कहा जाता है कि पूरा कुआं जो लाशों से ही पट गया था, कुआं पूरा लाशों से ही पट गया था पूरा। और इस कुएं में जहाँ इनके ऊपर बहुत से लोग गिरे, इनकी जान, मतलब छोटे थे, ज़्यादा उम्र 10-12 साल के रहे होंगे, तो फिर इनकी बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जान बची। और कहा जाता है कि इन्होंने कसम खाई थी कि मैं डायर को जरूर निश्चित रूप से मारूंगा, ठीक है ना। और फिर कहा जाता है कि ऊधम सिंह इसका मौत का बदला लेते हैं। तो ये हैं ऊधम सिंह, और ये जाते हैं डायर को मारने का, मतलब कि इसका बदला इन्होंने लिया, किसको, डायर को मार करके लिया। डायर को गोली से मारा, लेकिन इसमें दिक्कत है कि जिस डायर को मारना चाहते थे वो ऑलरेडी मर चुका था। रेजिनाल्ड डायर जो था जिसने गोली चलवाई थी, रेजिनाल्ड डायर जिसने गोली चलवाई थी, ऑलरेडी 1927 में इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब बचा पंजाब का गवर्नर, जो कि मतलब कि जिसने गोली से पंजाब गवर्नर था, इसको इन्होंने मारा था। कब मारा है, 13 अप्रैल 1940 को मारा। 13 अप्रैल 1940 को इन्होंने किसको मारा, माइकल ओ डायर को मारा। माइकल ओ डायर को इन्होंने मारा, जो क्या था, पंजाब का यह गवर्नर। और फिर जुलाई में इनको फांसी लंदन में दी गई, जाके लंदन जाके मारे हैं, लंदन में। और माइकल डायर को वहाँ बुलाया गया था भाषण देने के लिए कि भारत में कैसे उसने गोली चलवाई थी, इसी टॉपिक को बुलाया गया था। एक बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में लोगों को बुलाया गया कि आप आइए यहाँ पर भाषण दीजिए। तो यहाँ पर उनकी जो टीचर हुआ करती थी, लंबी कहानी उसकी है, टीचर के साथ जाते हैं और किताब थी, किताब में वो माउजर छुपा के लेके जाते हैं, ठीक है। और वहाँ जा कर के जैसे उसने बोलना शुरू किया, तुरंत उसने उनको चढ़ करके गोली वहाँ मार दिया। और भागने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो मेरा मिशन था वो मिशन क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। फिर जुलाई 1940 में इनको वहीं पर क्या हो गई, फांसी लंदन में दे दी गई, ठीक है। अब आगे लिखेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच। अब ये इस घटना के बाद जो है 2-3 चीजें हुई, जैसे कि गांधी जी ने एक बात और लिख लीजिएगा, गांधी जी ने अपनी उपाधि लौटा दी। कौन सी उपाधि थी गांधी जी के पास, लिखिएगा। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जो उपाधि उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मिली थी, क्या नाम था, कैसर-ए-हिंद, इन्होंने क्या किया, वापस कर दिया। कैसर-ए-हिंद क्या कर दिया, वापस कर दिया। आर्यन टैगोर ने क्या वापस किया, नाइटहुड वापस कर दिया। नाइटहुड वापस कर दिया। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद और आर्यन टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया, उनको वापस कर दिया। बर्बरता के खिलाफ इन्होंने, अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा,
गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद और आर्यन टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या किया, वापस कर दी। अगली हेडलाइन डालिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, इसकी जांच कैसे की गई इसको लिखिएगा। हाँ यही लोग थे, और कोई था क्या? शंकर वी शंकर नायर है? पूरा नाम बताइए, पूरा बताइए। चलिए देखिएगा बात में छोटी, ठीक है ना। अब चूंकि बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया था, बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया था, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि इस हत्याकांड में भारत के ऊपर तो इसका बहुत उल्टा असर पड़ा, लेकिन ब्रिटेन ने इसे नकारात्मक ढंग से नहीं बल्कि इसका सकारात्मक ढंग से बनाया। डायर जो है वहाँ के देश का हीरो बन गया, ठीक है ना। डायर जो है वहाँ का हीरो बन गया, और डायर को अंत में सरकार को सस्पेंड करना पड़ा। क्या हुआ? डायर जिसने गोली चलवाई थी, डायर ब्रिटेन का हीरो बन गया, ब्रिटेन का इसने हीरो बन गया। ब्रिटेन का एक पत्रिका था मॉर्निंग स्टार, ठीक है ना, ब्रिटेन की एक न्यूज़पेपर था मॉर्निंग स्टार, ये ब्रिटेन का न्यूज़पेपर था, जिसने गोली चलवाई थी, हाँ रेजिनाल्ड डायर। तो अब रेजिनाल्ड डायर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया, दबाव बनाया गया, तो ये सस्पेंड हो गया, इनको नौकरी से हटा दिया गया, इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ब्रिटेन का एक समाचार पत्र था मॉर्निंग स्टार, जब सस्पेंड हो गया, नौकरी चली गई, उसके सहयोग में उसने चंदा इकट्ठा किया, ठीक है ना। तो मॉर्निंग स्टार ने इसके लिए क्या किया? चंदा इकट्ठा किया। चंदा किसने दिया? चंदा दिया वहां की जनता ने। तो अगर जनता इसे खलनायक मानती तो चंदा नहीं देती ना, तो वहां की जनता, इसका मतलब होता है इस हत्याकांड को उसने क्या किया? सपोर्ट किया, बल्कि विरोध नहीं किया। लेकिन विश्व के दूसरे देशों में इसकी बड़ी आलोचना हुई, अमेरिका है, दूसरे दो ताकतवर देश, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जाति हम नहीं इसको करेंगे। अब इसकी जांच फिर सरकार को करानी पड़ी, ठीक है ना। तो सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच कैसे कराई, मैं इसको बता रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच करवाई, इसकी जांच जो करवाई गई, इसे कहा जाता है हंटर कमीशन। क्या कहा जाता है? हंटर कमीशन ने इसकी जांच करवाई। हंटर कमीशन क्या किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की न्यायिक जांच, ठीक है ना, इसका नाम क्या है? हंटर कमीशन। इसमें कुल 9 सदस्य थे, 9 सदस्य थे हंटर कमीशन में। 9 में से 3 भारतीय इसमें शामिल थे, 3 भारतीय शामिल थे। पहला है चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़, चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़। जो इस हंटर कमीशन में 3 भारतीय शामिल थे, मैं उसका नाम लिखा रहा हूं। इसके बाद है पंडित जगत नारायण, और तीसरे व्यक्ति थे शाहनवाज सुल्तान। तीन इस कमीशन में भारतीयों को इन्होंने रखा ताकि लोगों का विश्वास जो है इनके ऊपर मतलब कायम है, ठीक है ना। तो
लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे। इस सदस्य की क्या नाम था? लॉर्ड हंटर। लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको हंटर कमीशन कहा जाता है। और 26 मई यानी 26 मई 1920 को इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। इसकी रिपोर्ट क्या हो गई? प्रकाशित हो गई। यानी इसकी जांच करके इन लोगों ने बता दिया, इसमें जो गोली चलाई गई थी उसको एकदम से सही माना गया। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अंग्रेजों ने किया था उसे उन्होंने क्या कहा? सही कहा। ठीक है ना। इस रिपोर्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड को क्या कहा इन्होंने? सही कहा। कि जो अधिकारियों ने काम किया वो क्या था? सही कहा। नहीं, ये लोग हैसियत कोई विरोध करते? ऐसी बात आप करते? ऐसे लोगों को रखा ही नहीं जाता था जो विरोध की बात करें। ठीक है। ऐसे लोग जो इनके चट्टे बट्टे हों उन्हीं लोगों को रखा जाता था ना जो इनकी बात को कहें। तो इन लोगों ने भी कोई विरोध नहीं किया। इन लोगों का भी ये था कि जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरीके से सही है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंटर कमीशन में कौन 3 भारतीयों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है। इसके रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो गोली चलाई रेजिनाल्ड ने वो पूरी तरीके से सही है, लॉजिकल है, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कांग्रेस ने भी अब एक तो सरकार की जांच हो गई, अब कांग्रेस के द्वारा जांच कराई गई। आईएनसी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, वाला बाग हत्याकांड की जांच। इसके लिए इन्होंने एक सदस्यीय कमेटी गठन किया। एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसको किसको जिम्मेदारी सौंपी? महात्मा गांधी को यह जिम्मेदारी सौंपी। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कौन करेगा? महात्मा गांधी इसकी जांच करेंगे। तो 2 समितियों का गठन किया गया। एक है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा और दूसरा है कांग्रेस के द्वारा। ब्रिटेन की सरकार ने किस कमीशन गठन किया? हंटर कमीशन का। और कांग्रेस ने किसका गठन किया? गांधी के नेतृत्व में एक अकेले जांच किया कि गांधी इसकी जांच करेंगे। और गांधी की भी जो जांच की, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि अंग्रेज पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से जिम्मेदार माना। और हंटर कमीशन रिपोर्ट ने अंग्रेज को पूरी तरह से जिम्मेदार माना है। ठीक है। आईएनसी के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किसने की? एक सदस्यीय कमेटी, महात्मा गांधी ने इसकी क्या किया? जांच किया। ठीक है ना। है 1920 में रिपोर्ट इनकी भी आई हुई है, आसपास में इनकी भी रिपोर्ट आई है। इन्होंने पूरी तरीके से अंग्रेजों को इसके लिए क्या किया? इसके लिए जिम्मेदार उन्होंने माना। और हंटर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के गांधी जी का ये कहना था कि परत दर परत लज्जास्पद रिपोर्ट, ये कोटेशन है कि उन्होंने हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्या कहा? परत दर परत लज्जास्पद रिपोर्ट। गांधी जी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में यह कहा कि यह परत दर परत लज्जास्पद रिपोर्ट, वेरी शेमफुल रिपोर्ट, लेयर बाय लेयर, वेरी शेमफुल रिपोर्ट, लेयर बाय लेयर। गांधी जी ने किसके बारे में कहा? हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहा, जिन्होंने कहा कि यह हत्याकांड पूरी तरीके से जायज है। शेमफुल रिपोर्ट, लेयर बाय लेयर, शेमफुल रिपोर्ट, लेयर बाय लेयर। ये गांधी का कोटेशन है किसके बारे में?
हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, जिन्होंने उनको डिफेंस किया था कि नहीं ये पूरी तरीके से सही है, इसके बारे में उन्होंने कहा। ठीक है ना। अच्छा, ये जब आंदोलन हुआ इस तरीके से, तो फिर यह आंदोलन और भी, इतनी हत्याकांड के बाद भी यह पूरा तरीके से यह आंदोलन और रुका नहीं, बल्कि और भी चीज़ें इसमें बढ़ गई। ठीक है ना। और इसके बाद फिर पंजाब में एक नया, पंजाब में आंदोलन जो है आपको लगा दबदबा नहीं, बल्कि आंदोलन और भी व्यापक हुआ। एक फौज का गठन, लिख लीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर और लाहौर में, अमृतसर और लाहौर में, लाहौर, अमृतसर और लाहौर में युवाओं ने डंडा फौज का गठन किया। डंडा फौज, गुजरावाला में, गुजरावाला ये भी पंजाब का हिस्सा है। गुजरावाला में सरकार ने आंदोलन को नहीं, सरकार ने आंदोलनकारियों के ऊपर हवाई जहाज का प्रयोग करते हुए मशीन गन से गोलियां बरसाई। हवाई जहाज का प्रयोग करते हुए मशीन गन से गोलियां बरसाई। देखो, हवाई जहाज का ये पहला ऐसा प्रयोग है कि जनता, मतलब लोगों को ऊपर जहाज उस समय का प्रयोग हो चुका था। हवाई जहाज का प्रयोग किया गया, मशीन गन उसमें रख करके लोगों को मारा गया, जब डिस्पर्स करने के लिए किया गया। हो गया। अब आगे लिखिएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन है। हाँ, क्या बंगाल में इतना हिंसक आंदोलन नहीं था ना, इसलिए उसकी चर्चा कम की जाती है। तो आंदोलन तो पूरे नॉर्थ इंडिया में था, लेकिन हाँ पूरे भारत में था, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा घटना होती है उसकी चर्चा किया जाता है ना। ठीक है ना। अब आगे लिखिएगा, ये सबसे बड़ा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। असहयोग आंदोलन से कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यह नीचे लिखिएगा, गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। गांधी के नेतृत्व में यह लड़ा गया यह पहला देश का राष्ट्रीय आंदोलन था, नेशनल मूवमेंट था। इसकी डेट क्या है? 1 अगस्त 1920 से लेकर के 12 फरवरी 1922 ये डेट है। 12 फरवरी 1922। 1 अगस्त को क्या हुआ था? 1 अगस्त को बड़ी घटना हुई। इसी दिन
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। हालांकि ये मृत्यु कोई वो नहीं था, आंदोलन शुरू कर दिया गया, वो तो बस वो तो हो गया ऐसा। बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। मृत्यु 1 अगस्त 1920 को जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इसको लिख लीजिएगा, आपको पूछा हुआ एक बार कि जिस दिन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को शुरुआत हुई उसी दिन क्या हुई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। और यहाँ पर अब यह 5 फरवरी, देखिए 5 फरवरी को चौरी चौरा की घटना हुई। चौरी चौरा कहाँ पे है? चौरी चौरा है गोरखपुर में। और इसके एक हफ्ता के बाद, 7 दिन के बाद, आफ्टर द 7 डेज, 12 फरवरी को क्या होता है? गांधी इस आंदोलन को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। गांधी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है। अब ये आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना, इतना हो गया। डेट इसको आपको याद रखना, तभी आप समझ पाओगे चीजों के बारे में। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? बताइए। हाँ, वो तो है ही है, लेकिन पूरा नहीं उत्तर आता है। महात्मा गांधी के साथ में इनके एक दूसरे थे, अली बंधु। क्या नाम था? अली बंधु। में इनका नाम क्या था? अली बंधु में 2 भाई थे। पहले थे शौकत अली, और दूसरे थे मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। इनका पूरा नाम था मोहम्मद अली जौहर, जो आजम खान जो है बनवा रहे थे ना जौहर विश्वविद्यालय, ठीक है ना। जौहर विश्वविद्यालय आपको पता है, जिसमें किस केस में जेल भी चले गए वो, इन्हीं के नाम पे बनवा रहे थे। रामपुर में ही पैदा हुए थे ये, रामपुर में पैदा हुए थे, रामपुर, जहाँ इनके नाम पे विश्वविद्यालय बनवा रहे थे, है ना। तो इसको हमेशा याद रखिए, लोगों को पता नहीं, उनको लगा सिर्फ गांधी ने नेतृत्व किया था। इसमें जो संगठन इन्वॉल्व थे, संगठन में 2 संगठन इन्वॉल्व थे। पहला था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा कौन था? बताइए। खिलाफत कमेटी। तो खिलाफत कमेटी, ये 2 संगठन को मिला करके आंदोलन चलाया गया, खिलाफत कमेटी, ठीक है ना। खिलाफत कमेटी, अब खिलाफत कमेटी के बारे में बस ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं। खिलाफत कमेटी जो है, खिलाफत कमेटी क्या है? खिलाफत क्या है? खिलाफत आंदोलन चलाया गया। नहीं, ऐसा नहीं, खिलाफ विरोध नहीं। अच्छा, इतना लिख लिया पहले आप? इतना लिख लिया ना? अच्छा, चलिए देखो, इसकी जो बैकग्राउंड है वो प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन के बारे में बहुत शॉर्ट में बता दूंगा मैं आपको। ये है खिलाफत आंदोलन। आज की दिक्कत है कि आप लोग किताब में ये सब लिखा नहीं रहता है। अब किताब लिख पढ़ते रहे तो कोई मतलब नहीं। असहयोग आंदोलन में दोनों का कंट्रीब्यूशन था, खिलाफत मूवमेंट का भी था और कांग्रेस का भी, दोनों को मिलाकर के आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना। और दोनों के डिमांड को साबित। अब खिलाफत आंदोलन क्या है मैं इसको बता रहा हूँ। इसकी कहानी है प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से 18 से लड़ा गया,
1914 से 18 डाला गया। इसमें मैंने बताया कि 2 गुट था, एक साइड में ब्रिटेन था, ठीक है ना, अमेरिका था और तमाम देश थे, और इधर जो था वो जर्मनी था, और जर्मनी के साथ में दूसरा एक देश था, वो था तुर्की। तुर्की आज का तुर्की नहीं था, जो सल्तनत फैली हुई थी पूरा उनका, उसे खिलाफत एम्पायर कहा जाता था, खिलाफत एम्पायर। और वो खिलाफत साम्राज्य जो था वो पूरा का पूरा आधा यूरोप से लेकर के पूरा का पूरा आधा एशिया तक, उसमें सारे मुस्लिम देश जो आज के सऊदी अरेबिया के सभी देश शामिल थे, इराक ईरान शामिल था, अफगानिस्तान से लेकर के ऊपर तक आधा यूरोप तक फैला हुआ था। यानी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर उनका क्या था, कब्जा था। उसको उस्मान एम्पायर कहा जाता है, ठीक है ना, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो इनके आधार क्या था, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य। इसमें मैंने पूरा का पूरा मैंने बताया, सऊदी अरब जितने भी अरबिक कंट्री थे इसमें सब शामिल थे, अरबी देश शामिल था इसमें। और जो इसका जो हेड हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य का, जो इसका मुखिया था, वो रहता था कहाँ पे, तुर्की में। कहाँ रहता था, तुर्की में। तुर्की में एक जगह है कॉन्स्टेंटाइनपोल, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटाइनपोल, यहाँ पर यह रहता था और पूरे यहाँ पर शासन करता था, पूरा का पूरा अरबियन कंट्रीज में शासन करता था। अब देखिए, तुर्की ब्रिटेन का क्या था, विरोधी था, ये अपोजिट साइड में थे, यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। ये समझ में आ गया। तुर्की में खलीफा जो था वो ऑटोमन एम्पायर का क्या था, मुखिया था। वो कहाँ रहता था, तुर्की में। तुर्की में किस जगह पर, कॉन्स्टेंटाइनपोल जगह का नाम है तुर्की में, वहाँ रहता था। और पूरे मुस्लिम कंट्री जो थे, सऊदी अरेबिया से लेकर के ईरान इराक सीरिया सब लेकर के सब उसके अधीन थे। मतलब आज के करीब 15 से 20 देश उसके अधीन काम करते थे। और खलीफा जो है, और खलीफा इसका हेड कौन होता था, खलीफा होता था, खलीफा। यह इस्लामिक धर्मगुरु था, सबसे बड़ा इस्लामिक धर्मगुरु था पूरे दुनिया का। जो ये कहता था, लोग दुनिया का मुसलमान इसे मानता था, और साम्राज्य इसका था। लेकिन हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ में जो उसके मित्र सेना ने तुर्की को हरा दिया। क्या कर दिया, तुर्की को हरा दिया। ब्रिटेन के जो मित्र देश थे उन्होंने तुर्की को क्या कर दिया, हरा दिया। जब कोई देश हार जाता है तो हारने के बाद उसके पूरे के पूरे क्षेत्र पर उसके दुश्मनों का क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। तो तुर्की हार गया तो पूरा का पूरा जो अरबियन देश कंट्रीज हैं वहां से लेकर के तुर्की तक, यानी ब्रिटेन, उसके मित्र देश में फ्रांस आता है, जर्मनी, फ्रांस आता है, अमेरिका, सब देशों का कब्जा हो गया। अब जब कब्जा हो गया तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है कि कौन सा एरिया कौन देश लेगा, क्योंकि ब्रिटेन के साथ अकेले नहीं लड़ रहे थे ना, कई देशों की सेना मिलकर लड़ रही थी। अब इनको हराने में कई देशों की सेना इन्वॉल्व थी। इसीलिए पूरे के पूरे खिलाफत एम्पायर को ब्रिटेन के आपस के मित्रों ने आपस में बांट लिया। अब जो ज्यादा उसमें सेक्रीफाइस किया होगा, ज्यादा मालदार जगह लिया होगा, ठीक है, तो पूरे के पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तब यहाँ पर एक समस्या आ गई कि जो दुनिया का मुसलमान था, और उन्होंने कहा कि अब खिलाफत से अब जो खलीफा था वो इनका गुलाम हो गया, इनके स्लेव में चला गया। तो पूरे दुनिया में इस्लाम ने जो मानने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब आंदोलन किसके लिए करने लगे हो, उन्होंने ये कहा ब्रिटेन से कि ठीक है, आप ये लोग हार गए तो आप कब्जा कर लीजिए, लेकिन जो इस्लाम की जो पवित्र, उनकी अब 2 डिमांड थी, ध्यान रखिएगा, कि जो दुनिया का ये आंदोलन पूरी दुनिया में चलाया गया। तो उन्होंने कहा कि हमारी 2 डिमांड है। पहला है कि जो इस्लाम के जो पवित्र धर्म स्थल जैसे मक्का और मदीना है, इनको किसी गैर मुस्लिम के हाथ में न दिया जाए। उनकी डिमांड थी कि मक्का और मदीना को किसी गैर मुस्लिम के हाथ में न दिया जाए। दूसरी इनकी डिमांड थी कि जो खलीफा था
उसको कम से कम इतना उसको पैसे दिया जाए कि वह अपना जीवन की सभी आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके। 2 डिमांड थी। क्या क्या डिमांड थी? मक्का मदीना को किसी गैर मुस्लिम के हाथ में न दिया जाए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड इनकी ये थी कि खलीफा को इतना सम्मान या इतना पैसा दिया जाए कि वो अपना जीवन आसानी से निर्वहन कर सके। 2 डिमांड थी। ये डिमांड पूरे दुनिया के मुसलमानों में, वह जो इसको किसी कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। क्या कहा जाता है? खिलाफत आंदोलन, यानी खलीफा के अधिकार को लेकर के जो से खिलाफत आंदोलन। समझ में आ गया? अभी है कैसा उसी का पार्ट है। 14 से 18 में लिखा तो होगा, इसी में ब्रिटेन ने इनको तुर्की को हरा दिया, इसी का हिस्सा है। अब वो एक अलग टॉपिक है बहुत, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। लेकिन असहयोग बिना उसके नहीं बढ़ाया जा सकता है, मजबूरी हमारी। तो जब हार गए तो उन्होंने 2 डिमांड रखी, मैंने बताया। तो ब्रिटेन के सामने उन्होंने, अच्छा भारत का भी मुसलमान इसमें आंदोलन भाग लिया, इसीलिए अपने जो भारत का मुसलमान था उन्होंने एक संगठन बनाया, एक खिलाफत कमेटी का गठन किया। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया 1919 में लखनऊ में। ठीक है ना, लखनऊ में गठन किया गया। इसमें से जो एम.ए. अंसारी का बड़ा नाम है, जो कि इसका एम.ए. अंसारी का नाम था, एम.ए. अंसारी है, अली बंधु, और एक गाना सुना है आपने, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, याद है? किसने लिखा है गाना? आपको याद है? किस फिल्म गाना है? चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। क्या करते हैं आप लोग? बस केवल वो निरहुआ को सुनते हैं क्या? ये गाना है सलमा आगा ने गाना गाया, पाकिस्तान की गायिका है, बहुत फेमस गायिका है सलमा आगा। एक फिल्म निकाह आई थी, निकाह, ठीक है, निकाह फिल्म का गाना है, इसमें तलाक पर आधारित मूवी, बहुत हिट मूवी मानी जाती है। इसमें ये गज़ल है, गज़ल को गाया था गुलाम अली ने। नाम सुना गुलाम अली का गाना? गुलाम अली ने इस गाने को गाया है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। इसको लिखने वाले हसरत मोहानी लखनऊ के रहने वाले हैं। मोहान, लखनऊ में एक जगह है मोहान, ठीक है ना। तो इसमें इनका भी नाम आता है, हसरत मोहानी। इन्होंने ही लिखा है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद, ठीक है। एक बार आप लोग क्या करते रहते हैं? ये चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, इसको लिखा किसने? मोहम्मद, क्योंकि गुलाम अली ने इसको गाया गाने को, गुलाम अली ने इस गाने को गाया है। तो हसरत मोहानी साहब इसमें थे, मतलब कि कमेटी गठन किया गया, और फिर इन्होंने क्या किया कि पूरे देश में आंदोलन चलाया, ठीक है ना। खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? 1919 में किया गया। इन्होंने पूरे देश में आंदोलन चलाया, लेकिन इसका कोई असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ा। तब इन्होंने हार करके खिलाफत कमेटी के नेता, अब खिलाफत कमेटी के जो नेता हैं इन्होंने मुलाकात गांधी से किया। किससे किया? इन्होंने मुलाकात किया गांधी से मुलाकात किया, और गांधी और खिलाफत कमेटी के नेताओं के बीच में 1920 में एक समझौता हुआ, ठीक है। तो गांधी और खिलाफत नेताओं के बीच में, खिलाफत नेता के बीच क्या हो गया? एक समझौता हुआ। कब हुआ समझौता? हुआ इलाहाबाद में 1920 में समझौता हो गया, और यह कहा गया कि हम अब देखिए, गांधी बिना कांग्रेस को विश्वास में लेकर के ही समझौता इनसे कर लिया इन्होंने, ठीक है ना।
तो अब गांधी का समझौता किससे हो गया? खिलाफत नेताओं से होगा। क्यों किया उन्होंने समझौता इनके साथ में? क्योंकि उनके आंदोलन का असर कोई सरकार के ऊपर नहीं पड़ रहा था। अब दो कांग्रेस के नेताओं के बीच में और खिलाफत नेताओं के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। कांग्रेस के नेता विशेषकर गांधी जी ने कहा कि जो भी आपकी डिमांड है उस डिमांड को हम सरकार के समक्ष क्या करेंगे? उठाएंगे। बदले में आप भी हमारे आंदोलन को क्या करेंगे? सपोर्ट देंगे। ये दोनों के बीच में समझौता होता है। इसीलिए यह असहयोग आंदोलन में दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन था। आपकी किताबों में नहीं लिखा है, ये सब दिक्कत है। ये सब जो उड़िया वाली किताब आप लोग पढ़ते हैं ना, इनकी यही समस्या है। उड़िया वाली किताबें तो एनसीआर, तो ये असहयोग आंदोलन में दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन था। जो इलाहाबाद में 1920 में समझौता हुआ, इसमें ये हुआ कि आप हमारी डिमांड को सपोर्ट करेंगे, हम आपकी डिमांड को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए मैंने इसको लिखाया है, इतना जरूरी था। ठीक है, अब 5-7 मिनट मेरा चला गया तो वो अलग बात है। तो ये हुआ पूरा का पूरा आंदोलन का मतलब एक प्रारूप मैंने बताया कि इस आंदोलन का नेतृत्व दो संगठनों ने मिलकर किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत कमेटी। तो खिलाफत कमेटी की तरफ से जो सबसे बड़े नेता थे उनका नाम क्या था? अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। पीछे लिखा है ना, मोहम्मद अली और शौकत अली। हो गया? क्लियर हुआ ना? अच्छा, ये आंदोलन, अब जैसे कि पूछा जाता है कि आंदोलन शुरू क्यों किया गया, क्या रीजन था आंदोलन? हर आंदोलन ऐसे शुरू नहीं किया जाता है। आंदोलन शुरू क्यों नहीं किया गया, उसके लिए बहुत से रीजन थे शुरू करने के लिए। तो रिकॉर्ड हो रहा है, इस पर रिकॉर्ड हो रहा है। आंदोलन शुरू मैं ओरली बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट मैं लिखवा दूंगा आपको। आंदोलन शुरू, कोई भी आंदोलन ऐसे इतना आसानी से शुरू नहीं हो जाता है। जनता के अंदर बहुत आक्रोश और गुस्सा आता है तब शुरू किया जाता है। सबसे पहले तो एक एक्ट की मैं बात करूंगा, 1919 के एक्ट की बात करूंगा शॉर्ट में। तो मैंने बताया कि जो इस एक्ट को लाया गया था, इसका उद्देश्य ही था कि भारत को उत्तरदायित्व देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भारतीयों को। पीछे लिखवा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारतीयों को अधिक से अधिक, और भारतीय जो नरम दल के लोग थे बड़ी उम्मीद किए थे कि हमको बहुत बड़ा अधिकार मिल जाएगा। लेकिन 1919 के एक्ट से जब इसे लागू किया गया, लागू तो खैर बाद में किया गया, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा जनता के ऊपर इसका असर नहीं। फायदा किसको होता? फायदा कुछ मंत्रियों को हो जाता, जो बड़े लोग परिवार के लोग थे मंत्री बन जाते, विधायक बन जाते, उससे आम आदमी से क्या लेना देना। तो पहला है कि इस एक्ट से भी जनता को कोई फायदा नहीं। दूसरा है रौलट एक्ट जो इन्होंने लागू किया, इससे पूरे देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश और गुस्सा फैल गया। रौलट एक्ट के कारण काला कानून था, जिसको चाहे दरोगा जी गए चौराहे पर जूस पीने के लिए, 2 बड़े बड़े गिलास जूस पिए और उसने जूस वाले ने कहा कि साहब पैसे दे दीजिएगा। दरोगा मुंह पर टाइट हाथ रखा कि पैसे, साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हमसे हुई मांगनी, चलो थाने में उठा के लेके चलते हैं तुम। अब शक के आधार पर बेचारे जूस बेचने वाले उठा के जेल में भेज दिए। तो ये जो ब्लैक लॉ इसे कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है, जो कि भाई आम आदमी जो जनता है, सरकार चाहे जो भी गवर्नमेंट है, चाहे जितना प्रयास करे जनता और पुलिस को मिलाने के लिए, लेकिन एक भारतीय के अंदर में एक डर बैठा हुआ है। वो वर्दी वाले को देख करके उसके अंदर की रूह कांप जाती है, वो डर जाता है, भले चाहे जितना बड़ा आदमी कुछ। हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि चल थाने में चले जाएं। बहुत मतलब पैर नहीं उठता है जाने के लिए। इसे लगता है पता नहीं कौन सी बात हुई, बदतमीजी से बात आदमी करे, किसे क्या करे। वो मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात अंदर से। और यह चीज़ें कहाँ से आई? यह कॉलोनियल पीरियड से आई, अंग्रेजों के समय से चीज़ें, ठीक है। तो जो रौलट एक्ट एक काला कानून था, उसका असर जनता के ऊपर था, जनता बहुत आक्रोशित था। एक तो रीजन सबसे बड़ा ये है। दूसरा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इससे भी जनता बहुत आक्रोशित और गुस्से में हो गई। तीसरा जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में भी सरकार ने इससे अपनी कमी को नहीं माना कि ये मेरी गलती थी या मेरे किसी अधिकारी के कारण गलती हो गई। उल्टा ब्रिटेन में उसके लिए जो अपराधी थे जिन्होंने गोली चलवाई थी, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया
और उनकी प्रशंसा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कसीदे पढ़े गए कि बहुत अच्छा काम करवा दिया इन्होंने हिंदुस्तान में। इससे भी जनता का बड़ा अंदर जो है वो हुआ। अच्छा, अब आते हैं भारत के मुसलमानों के बारे में। मैंने बताया जो भारत का मुसलमान था वो भी नाराज़ था। खिलाफत मूवमेंट जब इन्होंने चलाया तो खलीफा को जो है अधिकार देने की बात इन्होंने, तो पूरा भारत का मुसलमान भी नाराज़ था, क्योंकि ब्रिटेन से भारत का मुसलमान जब आंदोलन किया तो उसने कहा कि आप हमको आश्वासन दे दीजिए केवल कि जो हमारी डिमांड है हम उसको देखेंगे। और वो देखने की बात कहते रहे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मतलब कहते रहे कि जैसे उनकी जो डिमांड थी कि जो मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल हैं उसकी देखरेख हम करेंगे, या जो खलीफा है उसको हम ये करेंगे, तो वो लोग हाँ हाँ करते रहे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और पूरा का पूरा जो इस्लाम का जो पवित्र स्थल है वो उनके हाथ में चला गया। और जो खलीफा था, खलीफा में तुर्की में है तो वहाँ पर एक नया शासक आ गया, उसका नाम था कमाल अतातुर्क पाशा। तुर्की में भी तख्ता पलट हो गया। तो ब्रिटेन और कब तुर्की पर कब्जा था, वहाँ पर कमाल अतातुर्क पाशा आ गया। ठीक है ना, ये भी पागल किस्म का आदमी था। ठीक है ना, अतातुर्क पाशा, ठीक है ना, ये तुर्की का शासक था। इसे तख्ता पलट करके कब्जा कर लिया। अब इसने क्या किया, इसने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। खलीफा का पद ही मैं समाप्त कर देता हूँ। इसने क्या किया, खलीफा का पद क्या है इसने समाप्त कर दिया। दूसरा इसने क्या किया, एक इस्लामिक कंट्री, तुर्की एक इस्लामिक कंट्री था और पूरा का पूरा वहाँ पर अरबियन सिस्टम लागू था। अरबिक सिस्टम का मतलब शरिया लागू थी। लोगों को, हर जो पुरुष जो व्यक्ति था, हर व्यक्ति को दाढ़ी रखना कंपलसरी था। हर औरत का कभी आंख तक नहीं दिखाई पड़ती थी, हाथ तक नहीं दिखाई पड़ते। ऐसे बुर्का नहीं पहनते हैं लोग अरबियन, पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक गाउन लोग पहनते थे। इसने सभी चीज़ों को बैन कर दिया। कमाल अतातुर्क पाशा ने क्या किया, सभी चीज़ों को बैन कर दिया। कोई भी बुर्का नहीं पहन सकता है, कोई भी पुरुष दाढ़ी नहीं रख सकता है। जो मस्जिदें थी, मस्जिदों को उसने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, और पूरे के पूरे स्कूल और मदरसों को उसने मॉडर्न एजुकेशन का मतलब जो यूरोप में शिक्षा पद्धति थी उसको उसने क्या किया, स्ट्रिक्टली लागू कर दिया। और कोई भी लड़की महिला होती थी, जैसे यूरोपीय देश की लड़कियां कपड़े पहनती हैं एकदम मॉडर्न तरीके से, सबको कहा गया कि सभी को इसी तरीके से पहनना है। तो पूरे उसने 2-3 साल के अंदर पूरे उसने तुर्की को एकदम कायापलट कर दिया पूरा एकदम से। 5 साल पहले और 5 साल पहले जाके देखिए, वो तुर्की जो कि एकदम मध्यकाल के शहरों की तरह दिखता था, और एकदम से वहाँ पर जो लड़कियाँ औरतें थी वो हाफ पैंट पहन करके घूमती थी, वहाँ पर टी शर्ट पर भी चश्मा लगा करके। जो 2 साल पहले बुर्का में उनका चेहरा नहीं दिखाई पड़ता था, और 1 साल के बाद जो है समुद्र के किनारे अपना पहन करके जो है शॉर्ट कपड़े पहन करके धूप सेक रहे हैं। ये चेंज हो गया। हर आदमी वहाँ पर लोग अरबी बोलते थे, कहा कि कोई भी अरबी नहीं बोलेगा, हर आदमी तुर्की बोलेगा जो हमारे देश की भाषा है। वहाँ पर तुर्की पर जोर दिया गया। तुर्की की भाषा, तुर्की की कल्चर, तुर्की की हर चीज़ को क्या किया उन्होंने, प्रमोट किया। तो इस तरीके से उन्होंने चेंज किया। तो इनका मुद्दा ही पूरा खत्म कर दिया उसने, कमाल अतातुर्क पाशा ने। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी। तो ये सब इसको भी लेकर के भारत के मुसलमानों में एक अंदर दर्द था। इसीलिए यह आंदोलन की शुरुआत करने की मतलब की है। 22 जून 1920 को, आगे लिखिएगा, आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है कि 22 जून 1920 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह कहा कि वह शासक
वह शासक जो कि कुशासन करता हो, वह शासक जो कि कुशासन करता हो, उसे सहयोग करने से अस्वीकार करने, उसे सहयोग करने से अस्वीकार करने का अधिकार हर भारतीय को है। पीपुल, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, पीपुल हैव राइट टू रिफ्यूज, पीपुल हैव राइट टू रिफ्यूज टू असिस्ट, people have right to refuse to assist a ruler who misrule, people have right to refuse to assist a ruler who misrule। और उन्होंने 1 अगस्त 1920 से आंदोलन की घोषणा कर दी। उन्होंने 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की घोषणा कर दी और लिखेगा, दुर्भाग्य से इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या नहीं रुकता, आंदोलन नहीं रुकता। इससे आंदोलन में और भी ताकत आ गई। ये गांधी जी की बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि मैं मानता हूँ कि जब तिलक की मृत्यु हो गई तो जो जनता नहीं भी भाग लेना था वो भी क्या हो गई, रोड पर निकल पड़ी। इसीलिए आंदोलन बहुत अपने टॉप पर पहुंच गया है कि लोगों की भावना इनके साथ में पड़ गई। गांधी जी ने कहा था क्या तिलक जब मारे थे, हाँ, गांधी जी क्या स्टेटमेंट दिया था? स्टेटमेंट तो कोई नेगेटिव नहीं दिया था उन्होंने, नहीं बढ़िया दिए थे, जैसे कि हाँ अच्छा नहीं दिया था। लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि बिल्ली के भाग से शिखर टूटना, ठीक है ना, शिखर टूटना, क्या बिल्ली के भाग से शिखर टूट जाना। हाँ, तो ये जो है कहानी महात्मा गांधी के साथ पूरी तरीके से सही। अब लिखेगा कि ये आंदोलन तो गांधी जी ने शुरू किया, लेकिन देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कोई भी कांग्रेस जब आंदोलन चलाती थी तो उसके लिए क्या है कि कांग्रेस की जो बॉडी होती है उसको परमिशन देती थी। कांग्रेस आंदोलन चला रही है ना, तो बिना कांग्रेस के परमिशन के कोई भी आंदोलन आप क्या कर सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। तो गांधी जी ने आंदोलन तो शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस से उन्होंने परमिशन नहीं लिया। अब बिना परमिशन के गांधी का जो आंदोलन जो है ये इलीगल हो जाता। अब इसीलिए अब इसके परमिशन के लिए फिर प्रयास किया गया। लिखेगा कि आंदोलन की अनुमति के लिए कांग्रेस का विशेष सत्र, आंदोलन की अनुमति के लिए कांग्रेस का विशेष सत्र INC स्पेशल सेशन 1920। मैंने बताया कि कांग्रेस का जो विशेष सत्र होता था, कांग्रेस का विशेष सत्र, कांग्रेस का जो सेशन होता था एक साल में एक बार दिसंबर में होता था। आपको पता है 28 दिसंबर को बुलाया जाता था, 3-4 दिन तक होता था। लेकिन अगर कोई जरूरत बीच में आ गई, कोई आंदोलन शुरू करना है, तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। क्योंकि अब यहाँ पर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, सत्र या अधिवेशन बुलाया गया। ये सत्र बुलाया गया कहाँ पे, कलकत्ता में। कहाँ बुलाया गया, कलकत्ता में ये सत्र बुलाया गया। क्यों बुलवाया गया, क्या पर्पस था, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति देना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य था लिख लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना।
स्वीकृति प्रदान करना, यह इसका उद्देश्य था। इसको कहां बुलाया गया? कलकत्ता में इसको बुलाया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए, और इसके अध्यक्ष बनाए गए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके क्या बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। ठीक है ना, लेकिन इस सत्र में यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? प्रस्ताव पास नहीं हो पाया क्योंकि इसका प्रस्ताव नहीं कि C.R. दास ने किसका विरोध किया था? गांधी जी ने जो प्रस्ताव रखा कि आंदोलन कैसे चलाया जाएगा, गांधी जी ने का जो आंदोलन था, इन्होंने कहा कि बहिष्कार और स्वदेशी का इनका नारा था कि ये नारा हमारा है, बहिष्कार और स्वदेशी। ठीक है ना, गांधी का नारा क्या था? बहिष्कार और स्वदेशी। इन्होंने कहा कि जो आंदोलन चला रहे हैं हम बहिष्कार और स्वदेशी का सहारा लेंगे। बहिष्कार का मतलब होता है कि चुनाव में भाग नहीं लेना, शैक्षिक संस्थाओं का बहिष्कार करना। तो बहिष्कार का मतलब हो गया कि कोई भी इलेक्शन में हम भागीदारी नहीं करेंगे। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो समझ आएगा नहीं। अब इनका मतलब कहाँ डिसएग्रीमेंट था? अब यहाँ पर बहिष्कार को लेकर के इसके बीच में डिसएग्रीमेंट था। बहिष्कार को लेकर के गांधी के बीच में और C.R. दास के बीच में क्या था? डिसएग्रीमेंट था। दोनों के बीच में असहमत थी, दोनों के बीच में असहमत थे। गांधी चाहते थे कि हम बहिष्कार करें और C.R. दास चाहते थे कि हम किसका है? विधानसभाओं का बहिष्कार न करें। ये चाहते थे विधानसभाओं का बहिष्कार नहीं करें, नहीं करें। इसको लिखेंगे तभी समझ में आएगा, फिर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रह जाएंगे। और गांधी क्या चाहते थे? यह चाहते थे कि हम बहिष्कार करें। अब चूंकि कलकत्ता में सेशन हो रहा था, तो C.R. दास कहाँ के रहने वाले थे? कलकत्ता के रहने वाले थे। उनसे प्रभावित तो कोई हो ही नहीं सकता था। तो अब यहाँ पर C.R. दास ने किसका विरोध किया? महात्मा गांधी का विरोध किया। किस पॉइंट में विरोध किया? बहिष्कार। बहिष्कार में किसका बहिष्कार? विधानसभाओं का। C.R. दास का कहना था कि हमको शैक्षिक संस्थाओं का जो है बहिष्कार नहीं करना चाहिए। हमको इलेक्शन में भाग लेकर के वहां पर जाइए और सरकार के कामकाज को चलना असंभव बना दीजिए, ऐसे से क्वेश्चन पूछिए। इनका एक मानना था। गांधी का कहना था कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, आप एकदम से जब त्याग है तो त्याग करिए पूरा। इसीलिए जब यह प्रस्ताव पास किया गया, इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया? C.R. दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। ठीक है ना, नीचे लिखिएगा C.R. दास ने इस प्रस्ताव का क्या किया? विरोध किया। इसीलिए यह प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता सेशन में पास नहीं हो पाया। लिख लीजिए नीचे कि C.R. दास के विरोध करने के कारण, C.R. दास के विरोध करने के कारण असहयोग का प्रस्ताव कलकत्ता सेशन में पास नहीं हो पाया। कलकत्ता सेशन में पास नहीं हो पाया। तो याद ही नहीं था, 5 बज गए। तो आज तो ट्रेन हमारी मिलने से रही है? नहीं, जाना जरूरी, देखते हैं। ठीक है, चलिए कल देखते हैं, लेट हो जाएगा फिर। आप लोगों ने भी नहीं बताया, हमको लगा अभी टाइम है। नहीं, हम देखे नहीं, आज टॉपिक ही ऐसी चल रही थी ना।